डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि हम लोग मेंडल्स के जो भी प्रयोग हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कुछ अध्ययन कर लिए हैं, कुछ बाकी हैं। देखेंगे आज जो हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे वो है मेंडल के नियम है, मेंडल्स लॉ है। क्या है? मेंडल्स लॉ है। इससे पहले जो हम लोग अध्ययन किए थे वो था मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग। आप लोगों को बताए होंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे पे प्रयोग किया, अनेक प्रयोग किया, ठीक है, और प्रयोग करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाला, जिनमें से मुख्य रूप से 3 ही निष्कर्ष थे। एक जो है आनुवंशिकी कारक, ठीक है, आनुवंशिकी कारक अथवा जेनेटिक्स फैक्टर कहते हैं, और दूसरा जो है वो है डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस है, प्रभाविता और अप्रभाविता। दूसरा निष्कर्ष निकाला। तीसरा निष्कर्ष जो था सेग्रीगेशन था, अर्थात पृथक्करण था। ये 3 निष्कर्ष निकाला, इसके बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है। अगला देखेंगे टॉपिक मेंडल के नियम है। देखेंगे वास्तव में देखा जाए तो मेंडल ने जो भी प्रयोग किए उनका निष्कर्ष निकाला। मेंडल ने कहीं भी अपना नियम नहीं दिया। मेंडल ने अपने प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष निकाला था, अपना नियम नहीं दिया था, ठीक है। मेंडल ने जो निष्कर्ष निकाले थे उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर जो कार्ल कारेंस नामक वैज्ञानिक था वो मेंडल के निष्कर्ष को ही नियम के रूप में घोषणा की या घोषित किया या प्रस्तुत किया, ठीक है। यानी मेंडल के निष्कर्ष को ही क्या किया गया? कार्ल कारेंस नामक वैज्ञानिक ने उसे नियम के रूप में घोषित किया। इस प्रकार उन नियमों को हम मेंडल, चूंकि मेंडल ने ही किया था इसलिए इन नियमों को हम मेंडल के नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मेंडल के हम 3 नियम पढ़ेंगे। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा जो है पृथक्करण का नियम, और तीसरा जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, ठीक है। ये 3 नियम पढ़ेंगे हम लोग, जिनमें से पहला आज हम लोग नियम पढ़ेंगे मेंडल का प्रथम नियम का है या मेंडल के प्रभाविता का नियम, ठीक है। पहला जो होगा, पहला नियम देखेंगे, ठीक है, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम है या इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, प्रभाविता का नियम है। मेंडल के प्रथम नियम को हम प्रभाविता के नियम के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। और ये किसने दिया? तो कार्ल कारेंस नामक वैज्ञानिक ने सन 1901 ईस्वी में जो मेंडल का दूसरा निष्कर्ष था प्रभाविता और अप्रभाविता, दूसरा निष्कर्ष क्या था? प्रभाविता अप्रभाविता था। उस दूसरे निष्कर्ष को ही कार्ल कारेंस नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रभाविता का नियम के नाम से घोषित किया। इस प्रकार मेंडल के ये प्रथम नियम है, याद रखेंगे। लेकिन यह किस निष्कर्ष पर निकाला? मेंडल के द्वितीय निष्कर्ष जो प्रभाविता और अप्रभाविता निष्कर्ष था, उसी निष्कर्ष को नियम के रूप में घोषणा की, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, ठीक है। अब प्रभाविता का नियम क्या कहता है? मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या कहता है? तो मेंडल की जो प्रभाविता का नियम है, देखेंगे किसी लक्षण के विपरीत कारक, ध्यान देंगे, किसी लक्षण के विपरीत कारक, मान लिया जाए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कारक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है? कारक है। किसी लक्षण के विपरीत कारक जब एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं तो उनमें से
एक कारक जो होता है प्रभावी होता है और अपने लक्षणों को क्या करता है, प्रकटन करता है। इसे हम प्रभाविता कहते हैं या प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, यानी किसी लक्षण के जब विपरीत कारक साथ साथ होते हैं तो केवल प्रबल कारक ही अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं। प्रबल कारक ही अपने लक्षणों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, और अप्रबल कारक अपने लक्षणों का प्रकट नहीं करते हैं। इस नियम को ही हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस डेफिनेशन को एक बार और समझाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है डेफिनेशन। देखेंगे किसी लक्षण के विपरीत कारक, देखिए मान लीजिए इसी को माइंड में बैठा लीजिए, डेफिनेशन रटिए मत, थोड़ा सा सोचिए समझिए। ठीक है, किसी लक्षण के विपरीत कारक, विपरीत कारक है ये, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। किसी लक्षण के जब विपरीत कारक साथ साथ पाए जाते हैं, साथ साथ उपस्थित होते हैं, तो उनमें से जो प्रबल कारक होता है उनके लक्षणों का प्रकटन होता है, यानी वो अपने लक्षणों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और जो अप्रभावी कारक होता है यानी स्मॉल टी, वो अपने लक्षणों का प्रकटन नहीं करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि मेंडल ने किस प्रकार ये प्रयोग करके बनाया, मेंडल ने किस प्रकार इसको प्रयोग किया था। तो देखेंगे मेंडल ने इस एग्जाम्पल को कई बार बता चुके हैं, आगे भी बताते रहेंगे। तो देखेंगे मेंडल ने जैसे लंबे पौधे वाले तने को लिया और जो ड्वार्फ, जिनकी तने की जो लंबाई थी वो छोटी थी, यानी ड्वार्फ था, बौना पौधा लिया एक मटर, और एक लंबा पौधा लिया। इन दोनों के मध्य संकरण कराया। ठीक है, तो संकरण कराने के बाद एफएन पीढ़ी में जो है देखा कि सभी के सभी संतान कैसे हुए, लंबे हुए। सभी के सभी कैसे हुए, लंबे हुए। और सोचने वाली बात है कि एफएन पीढ़ी में जो संतान हुए उनमें एक ही लक्षण क्यों प्रकट हो रहा है। ठीक है, दूसरा लक्षण नहीं प्रकट हो रहा है। इन जनकों में से, इन पेरेंट्स में से केवल लंबापन लक्षण ही प्रकट हो रहा है एफएन पीढ़ी में, बौनापन लक्षण एफएन पीढ़ी में प्रकट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जो एफएन पीढ़ी में संतान है उन संतानों में बौनेपन के भी कारक हैं और लंबेपन के भी कारक हैं, लेकिन जो लंबेपन के कारक हैं वो प्रभावी हैं और जो बौनेपन के कारक हैं वो अप्रभावी हैं। तो लंबेपन के कारक प्रभावी होने के कारण जो बौनेपन के कारक है उसके साथ होते हुए भी उनके लक्षणों के प्रकट होने से रोक देता है, और प्रभावी कारक अपने लक्षणों को क्या करता है, प्रकट करता है। इस प्रकार एफएन पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण का प्रकटन होता है और दूसरे लक्षण का प्रकटन नहीं होता है। ध्यान देंगे, जो लक्षण प्रकट हो रहा है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है और जो लक्षण प्रकट नहीं हो रहा है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें। इस नियम को इसीलिए इसको प्रभाविता का नियम कहा गया है। देखेंगे कि प्रभाविता के नियम अगर जब भी परीक्षा में पूछे, ये तीनों नियम हम जो बताएंगे मेंडल के महत्वपूर्ण हैं। तो मेंडल के अगर प्रभाविता का नियम पूछे तो इसका डेफिनेशन भाई किसने दिया, कैसे क्या हुआ, जो बताया हूँ वो सब लिखने के बाद एग्जाम्पल जरूर देंगे। इस प्रकार का जरूर चार्ट बनाएंगे और उस एग्जाम्पल में एफएन पीढ़ी तक ही बनाएंगे, F2 पीढ़ी तक नहीं बनाना है। इसमें एफएन पीढ़ी तक ही समझाना है। ठीक है, क्योंकि प्रभाविता का नियम है तो एफएन पीढ़ी तक ही ये लक्षण जो भी डेफिनेशन है यहाँ तक एप्लीकेबल है, इसलिए यहीं तक काफ़ी है, ज़्यादा लंबा चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा प्रभाविता का नियम। अब देखिए प्रभाविता का जब नियम दिया तो इस नियम से कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए, कौन कौन से पॉइंट प्राप्त हुए, इससे क्या क्या ज्ञात हुआ। ठीक है, तो प्रभाविता का जो नियम था इससे कुछ प्रमुख बिंदु प्राप्त किए गए, यानी इससे यह पता लगा कि जो भी जीवधारियों के लक्षण होते हैं या अनुवांशिक लक्षण होते हैं, इन अनुवांशिक लक्षणों का जो निर्धारण होता है
वह छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा होता है, छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा होता है, जिसे मेंडल ने क्या कहा था, कारक कहा था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इसे जीन कहा। क्या कहा? जीन कहा। ठीक है। और ये कारक जो होते हैं जोड़े में होते हैं। ये कारक कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। देखिए यहाँ पर भी जोड़े में है। ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ऊपर भी देख सकते हैं कैपिटल टी, ये कारक है कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये भी कारक है, जोड़े में है ही है। ठीक है। तो कारक क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं। और जीवधारियों के आनुवांशिक लक्षणों का जो निर्धारण होता है छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा किया जाता है, जिसे मेंडल ने कारक कहा, आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे क्या कहा? जीन कहा। इसके बारे में पता चला प्रभाविता के नियम से। दूसरा बिंदु देखेंगे कि लक्षण के जो कारक हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, एक साथ हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। देखेंगे लक्षण के जो भी कारक होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। अगर विपरीत कारक हैं तो उन विपरीत कारकों में से एक कारक प्रभावी जरूर होगा और दूसरा कारक क्या होगा? अप्रभावी कारक होगा। ठीक है। तो प्रभावी कारक के कारण ही अपने लक्षणों का प्रकटन करता है और अप्रभावी कारक जो है वो प्रभावी कारक के साथ उपस्थित है लेकिन अपने लक्षणों का प्रकटन नहीं करता है। यह क्रिया केवल FN पीढ़ी तक होती है। ध्यान देंगे, यह क्रिया जो है केवल FN पीढ़ी तक होती है। F2 पीढ़ी में पुनः दोनों जनकों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यानी F2 पीढ़ी अगर प्राप्त किया जाए तो उसमें भी बौना दिखाई देगा और लंबा भी दिखाई देगा, बौना भी दिखाई देगा और लंबापन दिखाई देगा। लेकिन FN पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देगा। जो भी जनक हैं उन जनकों में से केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, दूसरा लक्षण प्रकट नहीं होता है। ठीक है। तो ये दूसरी पॉइंट है। ये तीसरी भी बता दिए इसी के साथ। तो ये 3 बिंदु है जो कि मैं बताया हूँ। आप लोग अगर परीक्षा में आए तो इसके एग्जाम्पल जरूर इस प्रकार चार्ट बनाइए और इसको जरूर समझाइए। ठीक है। डिफिनीशन इनके लिखिए, डिफिनीशन को लिखिए तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिए, दूसरे कलर पेन से लिखिए ताकि अच्छा लगे। ठीक है। और इस नियम से संबंधित जो भी बातें हैं उसको भी लिखिए। अब दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे। मेंडल के दूसरा जो नियम है वो क्या है? पृथक्करण का नियम है। क्या है? पृथक्करण का नियम है। दूसरा जो नियम है वो क्या है? पृथक्करण का नियम है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। दूसरा जो नियम है उसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं या पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है। या इसी को आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा, या इसी को क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट के नाम से भी जानते हैं। एक तीसरा नियम जो आधुनिक वैज्ञानिक इस नाम से भी जानते हैं वो क्या है? लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड।
लॉ ऑफ ठीक है, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डबल ई ग्रुप तो लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखिए, ये नियम जो है ये भी कार्ल लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने सन 1901 ईस्वी में दिया। सन 1901 ईस्वी में देखेंगे, 1901 ईस्वी में कार्ल लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने सन 1901 ईस्वी में इस नियम को दिया था। ठीक है, और यह मेंडल का जो तीसरा निष्कर्ष है उसी तीसरे निष्कर्ष को, ठीक है, दूसरे नियम के रूप में घोषणा की या घोषित किया। ठीक है, तीसरे निष्कर्ष को ही दूसरे नियम के रूप में इसे प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जान लिया जाए। ये लॉ ऑफ पृथक्करण क्या है, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, देखेंगे कि जब एक अनुवांशिक लक्षण के तुलनात्मक रूप वाले जो भी कारक होते हैं, वो कारक जब एक दूसरे के साथ उपस्थित होते हैं तो वो दोनों के दोनों कारक जो हैं शुद्ध रूप में उपस्थित होते हैं। और जब गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है तो ये दोनों कारक जो हैं एक दूसरे से पृथक होकर अगली पीढ़ी में अपने लक्षणों का प्रकटन कर देते हैं। यानी ये दोनों कारक एक दूसरे से पृथक होकर अगले पीढ़ी में अपने लक्षणों का प्रकटन कर देते हैं। इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जब किसी जीवधारी के एक आनुवंशिक लक्षण के तुलनात्मक कारक एक दूसरे के साथ कितनाहु समय तक एक दूसरे के साथ उपस्थित रहते हैं या साथ साथ पाए जाते हैं, लेकिन यह दोनों कारक शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। और जब गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, युग्मक निर्माण की क्रिया होती है, तो ये दोनों कारक एक दूसरे से पृथक होकर अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं और अपने लक्षणों का क्या करती हैं, प्रकटन करती हैं। ठीक है, इस नियम को ये क्या करते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है एफएन पीढ़ी में सभी संतान कैसे थे, लंबे थे। लेकिन जब F2 पीढ़ी प्राप्त किया, देखें अब यहाँ पे एफएन पीढ़ी में जो कारक है, यहाँ पे एक प्रभावी कारक है और एक क्या है, अप्रभावी कारक है। दोनों एक साथ हैं, लेकिन ये कितनाहु दिन तक एक साथ रहे। जब अगली पीढ़ी प्राप्त होगी तो ये दोनों कारक जो अप्रभावी कारक है और प्रभावी कारक जो है, ये दोनों कारक एक दूसरे से बाद में पृथक हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ जब ये पाए जाते हैं तो शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अप्रभावी कारक है वो अशुद्ध हो गया है। ठीक है, वो भी शुद्ध है, एक साथ है। और जब ये युग्मक जनन की क्रिया होती है, गैमेटोजेनेसिस क्रिया, तो ये दोनों एक दूसरे से पृथक होकर कारक अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं और फिर अगली पीढ़ी में जब जाते हैं तो अपने लक्षणों का पूर्ण रूप से प्रकटन कर देते हैं। इसलिए क्योंकि यह कारक एक दूसरे से शुद्ध रूप में पृथक हो रहे हैं, इस कारण इसे पृथक्करण का नियम कहा गया। अब देखेंगे आपको कैसे प्राप्त होगा। यहाँ पे कुछ संतानों को लेकर कैपिटल की स्मॉल
इन दोनों के मध्य ये गैमिट होगा, गैमिट कहेंगे। कैपिटल P, कैपिटल P, स्मॉल कैपिटल P, स्मॉल P, कैपिटल P, स्मॉल P, स्मॉल P, ये F2 श्रेणी होगा। देखेंगे ध्यान से कि जो FN श्रेणी के संतान है, जिनमें एक प्रभावी कारक है और दूसरा क्या है, अप्रभावी कारक है। जब इनमें गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है तो इसमें दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। एक ऐसा युग्मक बनता है जिसमें कैपिटल P कारक है और दूसरा युग्मक ऐसा बनता है जिसमें स्मॉल p कारक है। ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और फिर अगली श्रेणी जब F2 श्रेणी प्राप्त करते हैं तो उनमें देखेंगे कि यहाँ पे FN श्रेणी में बौनापन लक्षण दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे शुद्ध रूप में FN श्रेणी में क्या हो गया, FN श्रेणी में शुद्ध रूप में बौना लक्षण दिखने लगा, लंबापन लक्षण भी दिखने लगा। ये तो है ही, यहाँ शुद्ध रूप में दिख रहा, लंबापन लक्षण भी दिखने लगा और बौनापन भी लक्षण दिखने लगा, जो कि उनके जनकों में यह लक्षण दोनों के दोनों उपस्थित हैं। इस प्रकार F2 श्रेणी जहाँ FN श्रेणी में एक ही लक्षण दिख रहा था और इनके कारक दोनों उपस्थित थे और ये दोनों कारक जो है शुद्ध रूप में थे, ठीक है। लेकिन F2 जब श्रेणी प्राप्त कर रहे हैं तो ये दोनों कारक एक दूसरे से पृथक हो गए युग्मकों के द्वारा, ठीक है। इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस की जब क्रिया होती है तो युग्मकों के माध्यम से ही ये अलग होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और इसका तीसरा नाम हम जो बताए थे वो था क्या, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड, यानी संकरों के विलगन का नियम, संकरों के विलगन का नियम के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो भी संकर है उनके लक्षण फिर से क्या हो गए, विलगित हो गए। इन कारकों के पृथक होने के कारण इनके क्या हो गए, लक्षण भी क्या हो गए, विलगित हो गए, अलग अलग हो गए। लेकिन इसलिए इसे संकरों के विलगन का नियम के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान दें, ये पृथक्करण नियम है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जब भी पृथक्करण नियम दे तो इसमें भी इसके डेफिनेशन, परिभाषा लिखेंगे। इसके अलावा F2 श्रेणी तक समझाएंगे, इसमें देखेंगे F2 श्रेणी तक समझाएंगे। ये तीनों क्या है, लंबे हुए और ये जो है बौना प्राप्त हुआ। इस प्रकार इनमें फिनोटाइप देखा जाए तो 3 संबंधे 1 का है। क्या है, फिनोटाइप देखा जाए तो 3 संबंधे 1 का अनुपात है। एक जो है ये लंबे हुए, ठीक है, और ये जो कैसे हुए, द्वार हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार जब मेंडल का द्वितीय नियम ध्यान देंगे पृथक्करण का जो, इसको आप लोग समझ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर अगले टॉपिक के बारे में बताएंगे।